हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर। एजुकेयर करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 23 मई 2022 और आज डिस्कस करेंगे 23 मई के करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहेगा सेशन, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। टोटल 16 न्यूज़ को कवर किया है। साथ में इन न्यूज़ से रिलेटेड जो पिछली न्यूज़ रही है उनको भी साथ में कवर अप करते हुए चलेंगे। ये आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। SBI PO, IBPS PO और जो भी बैंकिंग इंश्योरेंस का एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और यूज़र ID भी दी गई है उस टेलीग्राम चैनल की। आप उससे जुड़कर वहाँ से हर प्रकार की PDF से ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप जस्ट सर्च कीजिए एजुकेयर करंट अफेयर्स। एजुकेयर करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगी। बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। फर्स्ट न्यूज़ है, द यूनियन होम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ आसाम गवर्नमेंट्स न्यूज़पेपर। आसाम गवर्नमेंट्स की क्या है कि उनकी खुद की पॉलिसी, जो खुद की जो इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, उनकी जो स्कीम्स है उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक बताने के लिए उसने अपना खुद का एक ऑफिशियल न्यूज़पेपर लॉन्च कर दिया है। अब क्या होगा कि उसी न्यूज़पेपर में सारी डिटेल्स दे दी जाएगी और लोगों, अगर वही ऑफिशियल होगी, ये ऑफिशियल न्यूज़पेपर है तो वो जो न्यूज़ उसमें जो होगी, जो स्कीम जो होगी वही मान्य होगी, वही ऑफिशियल होगी। तो इसने जो न्यूज़पेपर रिलीज़ किया उसका नाम है असम वार्ता। ये नाम याद रखिए, असम वार्ता न्यूज़पेपर का नाम है। और इनोग्रेट किसने किया? अमित शाह, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। और इनके पास एक और मिनिस्ट्री अमित शाह के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इनके कॉन्स्टिट्यूंसी गांधीनगर है जो कि गुजरात की कैपिटल है। और ये जो असम वार्ता है ये न्यूज़पेपर 4 लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया है। 4 लैंग्वेजेस में प्रकाशित होगा, असमीज़, इंग्लिश, हिंदी और बंगाली। तो याद रखिए 4 लैंग्वेजेस में ये प्रकाशित होगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रेगुलेशंस रिगार्डिंग गैस पावर्ड प्लांट्स। देखिए, गैस पावर प्लांट का एक रूल है। जो रूल क्या है? रूल है आइसलैंड्स के लिए रूल ये है कि कोई भी आइसलैंड अपनी टेरिटरी में, अगर वह आइसलैंड है वह अगर 100 किलोमीटर के दायरे का है या इससे कम का है तो इसमें गैस प्लांट नहीं लगा सकते। अगर वह 100 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का है तो वहाँ पे गैस पावर प्लांट लगाया जा सकता है। लेकिन ये जो रूल है 100 स्क्वायर किलोमीटर का, ये अंडमान निकोबार के लिए अप्लाई नहीं होगा। अंडमान निकोबार को एग्जेम्प्टेड कर दिया। अंडमान निकोबार का कहना है कि हमारे पास तो जो आइलैंड्स है इनमें 100 स्क्वायर किलोमीटर का तो कोई है ही नहीं, बहुत कम है, तो हमें तो गैस पावर प्लांट की ज़रूरत है। तो ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, ये रूल है जो एग्जेम्प्टेड रहेगा अंडमान निकोबार में। ये अंडमान निकोबार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है अंडमान निकोबार। छोटे छोटे द्वीप है जो कि यहाँ पे थाईलैंड और ये जो यहाँ पे मलेशिया है, इन कंट्रीज़ के बिल्कुल निकटतम पास में बनता है। और ये हमारा प्यारा देश है, हमारा भी देश का पार्ट ये भी है हालांकि। और तो याद रखिए 100 स्क्वायर किलोमीटर का जो रूल है वह अंडमान निकोबार के लिए अप्लाई नहीं होगा। और ये जो रूल रिलीज़ किया, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये जो गैस पावर प्लांट है ये चीज़ें आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये आती हैं। और तो इतना आप याद रखिए कि अंडमान निकोबार इस रूल से हटा दिया गया है। अच्छा, अंडमान निकोबार की बात करते हैं। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार में एक एयरपोर्ट है, वीर सावरकर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, INS कोलकाता विजिटेड जिबूटी और एज ए पार्ट ऑफ एंटी पायरेसी पेट्रोल बाय इंडियन नेवी। जिबूटी में भी विजिट करके आई है INS कोलकाता। और किस लिए विजिट करके है? एंटी पायरेसी। देखिए, ये है जिबूटी, ठीक है। और ये यहाँ से जैसे यूरोप से या फिर अमेरिका से, ये अमेरिकन कंट्री से, इनसे जो हमारा जो वेसल्स आते हैं, जो हमारे मर्चेंट वेसल्स आते हैं, ये इधर से ही आते हैं, ठीक है। और फिर ये इंडिया पे पहुँचते हैं। तो लेकिन ये जो ये एरिया है, ये एरिया यहाँ पे जो पायरेसी है उसको रोकने के लिए और जो मर्चेंट वेसल्स है इनकी सेफ्टी के लिए अभी रिसेंटली INS कोलकाता यहाँ विजिट करके आया, देख कर आया है कैसा क्या माहौल है। ऐसा नहीं है कि हम जाके विज़िट करके आते हैं फिर ही हमें पता चलता है। हमारी ऑलरेडी यहाँ पर एक एंटी पायरेसी एक वेसल ऑलरेडी यहाँ पे डिप्लॉय है, जो कि 2008 से अब डिप्लॉय है, जब से यहाँ पे हमारा इसे गल्फ़ ऑफ एडन बोलते हैं, गल्फ़ ऑफ एडन। इस गल्फ़ ऑफ एडन में 2008 से हमारी एक पायरेसी INS एक पायरेसी वेसल है जो यहाँ पे एंटी पायरेसी को देखती है। लेकिन INS कोलकाता रिसेंटली यहाँ पे विज़िट करके आई है। तो याद रखिए INS कोलकाता रिसेंटली विजिट करके आए गल्फ़ ऑफ एडन में, जो कि कहाँ पर है? जिबूटी के बिल्कुल पास में है।
तो इतना आप याद रखिए। और रिसेंटली INS वागसीर न्यूज़ में थी। INS वागसीर ये सिक्स्थ स्कॉर्पियन सबमरीन है जो कि प्रोजेक्ट 75I के अंडर आती है। सिक्स्थ स्कॉर्पियन सबमरीन कौन सी है? INS वागसीर। और INS घड़ियाल न्यूज़ में थी क्योंकि इसने श्रीलंका में मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई थी इसी INS के थ्रू। और एक और INS इंपॉर्टेंट बनती है INS विक्रांत। INS विक्रांत क्यों है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली इंडिजीनियस वेसल है जो कि इंडिया ने खुद ने बनाई है। तो इतना इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, तो ये भी आप याद रखिए। साथ में जिबूटी की बात करें तो जिबूटी की कैपिटल है जिबूटी सिटी और यहाँ की जो करेंसी है वो है फ्रैंक और ये अफ्रीकन कंट्री है जो कि ईस्ट अफ्रीका में आती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इंडिया विल चेयर एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी AAEA फॉर 2022 टू 2024, यानी 3 साल के लिए इंडिया एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के मेंबर रहेगा। यानी ये इंडिया इसे होस्ट करेगा हर साल 3 साल के लिए। ये अभी रिसेंटली जो प्रेजेंट में किसके पास इसकी चेयरमैनशिप है? तो ये है मनीला के पास, यानी फिलीपींस के पास है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है और फिलीपींस इसे चेयर कर रहा है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी। अच्छा, इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है एशियन कंट्रीज़ में, यानी इसके जो 20 मेंबर्स हैं, 20 एशियन कंट्रीज़ मेंबर है, यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वह ट्रांसपेरेंट हो, जो और इम्पार्शियल वोटिंग हो और ये सी चीज़ें हो, मतलब इंडिपेंडेंट हो, ये चीज़ें हो इलेक्शन में। कोई किसी प्रकार का एंटी ट्रांसपेरेंसी या फिर इम्पार्शियल चीज़ें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका पर्पज़ है कि एशियन इलेक्शन एसोसिएशन का। तो इतना आप याद रखिए। और ये जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी वो भी मनीला फिलीपींस में ही इसकी मीटिंग हुई थी और इसी मीटिंग के दौरान इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप दी गई है। तो इतना आप इसमें आप याद रखिए। रिसेंटली कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि अभी एशियन अफ्रीकन कंसोर्टियम आयोजित हुआ था। इसी एशियन अफ्रीकन कंसोर्टियम में एक ग्लोबल पीस एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था और किसे अपॉइंट किया था? बबीता सिंह को रिसेंटली ग्लोबल पीस एम्बेसडर अपॉइंट किया गया एशियन अफ्रीकन कंसोर्टियम के दौरान। और रिसेंटली फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस से एक इंटरनेशनल गेम ऑर्गेनाइज करवाई इसने रिसेंटली, बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो आंसर बनेगा फिलीपींस में। और एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हो रहे हैं? चाइना में एशियन गेम्स आयोजित हो रहे हैं। और इतना आप याद रखिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर कहाँ आयोजित हुआ? तो वह आयोजित हुआ था न्यू दिल्ली में और उसका नाम क्या था? आहार 2022। तो ये भी आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है KVICC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन विल ओपन फर्स्ट खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन न्यू दिल्ली। तो खादी पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने जा रहा है, इनोग्रेट करने जा रहा है। वह कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसका पर्पज़ रहेगा कि जो खादी का जो मार्केट है उसे इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचाना, यानी ग्लोबलाइज करना, यूनिवर्सलाइज करना और इसे एक ब्रांड बनाना, खादी को एक ब्रांड बनाना। क्योंकि खादी को ही प्रमोट करने के लिए KVIC कमीशन की स्थापना की गई थी और ये इसी के प्रमोशन के लिए काम करती है। तो अभी रिसेंटली खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी KVICC ने इनोग्रेट किया है और कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगी, याद रखिए। न्यू दिल्ली में खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनोग्रेट करने जा रहा है KVICC। और KVICC मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME के अंडर आता है और इसे हेड किया जाता है नारायण राणे के द्वारा। और नारायण राणे ने इसका इनोग्रेशन किया है। तो आप इतना याद रखिए। खादी को एम्पावर करने के लिए, खादी इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करने के लिए लॉन्च किया गया है। और KVICC की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और इसके जो चेयरपर्सन है विनय कुमार सक्सेना। ये नाम आप याद रखिए। KVICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। डोंट आंसर न्यू दिल्ली, इसका आंसर है मुंबई।
अगला प्रश्न है जॉन ली हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू लीडर ऑफ हांगकांग। तो हांगकांग के नए लीडर अपॉइंट किए गए जॉन ली और इन्होंने 90% वोटिंग के साथ इन्होंने जीत हासिल की। हालांकि ये एक पक्षीय वोटिंग थी, यानी वन कैंडिडेट था, कोई सेकंड कैंडिडेट नहीं था, तो कंप्लीट वोटिंग इन्हीं के पास आई है। तो जॉन ली नए लीडर बन गए हांगकांग के। ये माना जाता है ये प्रो चाइना है, प्रो चाइना है जॉन ली। तो याद रखिए जॉन ली कौन बन गए, प्रेसिडेंट ऑफ हांगकांग। अगला प्रश्न है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII साइन ए पैक्ट विद यूके यूनाइटेड किंगडम टू एस्टैब्लिश इंडिया यूके बिजनेस कमीशन। तो बिजनेस को, इन दोनों देश के ट्रेड को बढ़ाने के लिए इंडिया यूके बिजनेस कमीशन इनोग्रेट किया है, लॉन्च किया है, एस्टैब्लिश किया है CII के द्वारा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा, ताकि दोनों देश में ट्रेड अच्छे से हो सके और जो भी ट्रेड बैरियर है उनको ख़त्म किया जा सके। इसी पर्पज़ के लिए इंडिया यूके बिजनेस कमीशन किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, CII के द्वारा। एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाएगा रिसेंटली CII ने किस देश के साथ बिजनेस कमीशन एस्टैब्लिश किया है। तो आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम के साथ इन्होंने एस्टैब्लिश किया है। और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का जो पर्पज़ है वह है किस ट्रेड को ग्लोबल मार्केट में ट्रेड को बढ़ाना और इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना, ये इनका एजेंडा है। तो इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले CII के प्रेसिडेंट कौन है, ये भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए CII के प्रेसिडेंट संजीव बजाज। होप आपको याद आ गए होंगे, संजीव बजाज रिसेंटली अपॉइंट हैं 2022-2023 के लिए। तो इतना आप याद रखिए। और रिसेंटली कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने एक इंडिया UAE इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट भी ऑर्गेनाइज करवाई थी। वो कहाँ ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, मुंबई में इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था। और इसी के दौरान पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, इन्होंने इंडिया UAE स्टार्टअप ब्रिज भी लॉन्च किया था। इंडिया UAE स्टार्टअप ब्रिज किसके साथ, UAE के साथ, ये भी आप याद रखिए। और रिसेंटली एक लंदन बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर, रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर। इसने एक अवार्ड आर्किटेक्चर में एक अवार्ड दिया है जिसका नाम है रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड। और ये अवार्ड किसे दिया गया है, तो बालकृष्ण दोषी को। बालकृष्ण दोषी को कौन सा अवार्ड दिया गया है, रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड, जो कि आर्किटेक्चर में दिया जाता है। किसे दिया गया, बालकृष्ण दोषी को। और रिसेंटली यूके ने एक अपना सेकंड हाईएस्ट अवार्ड 2 इंडियंस को दिया है जिसका नाम है, इसका अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड, जो कि किन 2 इंडियंस को दिया गया है, जी कृष्णमूर्ति को और अजय पिरामल को। अजय पिरामल और गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति, जी कृष्णमूर्ति, इन 2 पर्सनैलिटीज़ को यह अवार्ड दिया है यूके के द्वारा। अगला प्रश्न, रिसेंटली त्रिशूर पूरम फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन केरला। केरल में त्रिशूर पूरम फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। त्रिशूल जो कि कैपिटल है केरला की कैपिटल है त्रिशूर, और वहीं पे ये मेनली वहीं पे ऑर्गेनाइज़ किया गया। हालांकि ये जो त्रिशूर पूरम है फेस्टिवल है, ये एनुअल फेस्टिवल है जो कि लॉर्ड शिवा के टेम्पल्स में आयोजित किया जाता है। और इसका मेन जो टेम्पल है जहाँ ये आयोजित हुआ, ये त्रिशूर में स्थित वडक्कुनाथम टेम्पल है। वडक्कुनाथम टेम्पल जो कि कहाँ पे है, त्रिशूर में है। और यहीं इसी टेम्पल में त्रिशूर पूरम फेस्टिवल मेनली ऑर्गेनाइज कराया गया। तो आप याद रखिए त्रिशूर पूरम के फेस्टिवल किस राज्य का है, तो आंसर होगा केरल। पूरम का मीनिंग होता है एनुअल फेस्टिवल, तो आप इतना याद रखिए। रिसेंटली केरल का एक और फेस्टिवल इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए जिसका नाम है कनागी फेस्टिवल। ये किस टेम्पल में मनाया जाता है, ये किस टेम्पल में मनाया जाता है केरल के, तो आंसर बनेगा मंगला देवी टेम्पल। मंगला देवी, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मंगला देवी टेम्पल कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा केरल में। और यहाँ पे ही एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है कनागी फेस्टिवल। इतना याद रखिए। और रिसेंटली केरला ने नीदरलैंड के साथ एक MOU साइन किया किसके रिगार्डिंग, कॉस्मोस मेलाबुर्क्स के लिए किसके साथ MOU साइन किया है केरला ने, तो नीदरलैंड के साथ। और रिसेंटली केरला ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है सेली एप्लीकेशन लॉन्च की है। इसका पर्पज़ है लाइफस्टाइल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अगला प्रश्न है, द इंटरनेशनल सोलर यूरोप 2022 वाज हेल्ड इन म्यूनिक, जर्मनी।
जर्मनी ने रिसेंटली इंटर सोलर यूरोप 2020 होस्ट किया है और इसका पर्पज़ है यूरोप में सोलर को बढ़ावा देना, ये इसका पर्पज़ है इंटर सोलर यूरोप 2022। इसका जो मेन एरियाज़ है वह है फोटोवोल्टिक्स, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज़ एंड सोलर प्लांट्स। ये चीज़ें, इन चीज़ों को बढ़ावा देना इस समिट का मेन मकसद है। और ये रिसेंटली कहाँ आयोजित हुई? मुनिक, जो कि कहाँ पर है? जर्मनी में है, याद रखिए। और जर्मनी G7 जो समिट है 2022 की, ये भी जर्मनी ही होस्ट करेगा। 2022 की G7 समिट कौन होस्ट करेगा? जर्मनी होस्ट करेगा। और जर्मनी के चांसलर है ओलाफ शोल्ज, जो कि जर्मनी के चांसलर, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किसने किया? जर्मन के चांसलर ओलाफ ने। और किसे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ये भी आप याद रखिए। और रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इंडिया 4th व्हीकल मैन्युफैक्चरर बन गया है। किसको रिप्लेस करके? जर्मनी को रिप्लेस करके। और टॉप किसने किया है? टॉप तो चाइना है ही। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, नासा का इनसाइट लैंडर डिटेक्टेड द लार्जेस्ट क्विक ऑन मार्स। देखिए, क्विक जो होते हैं वो अर्थ पे भी आते हैं, जिसे हम बोलते हैं अर्थ क्विक, और ये क्विक्स मार्स पे भी आते हैं, जिसे हम बोलेंगे मार्स क्विक। तो रिसेंटली मार्स क्विक को डिटेक्ट किया गया है नासा के द्वारा, और जिस लैंडर के द्वारा इसे डिटेक्ट किया गया उसका नाम है इनसाइट लैंडर। एग्जाम में प्रश्न ऐसे फ्रेम होगा कि रिसेंटली नासा ने मार्स पे क्विक को डिटेक्ट किया है, आपको बताना है कि किस लैंडर के द्वारा डिटेक्ट किया है। तो आंसर होगा इनसाइट लैंडर। या फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नासा का इनसाइट लैंडर वाज रिसेंटली इन न्यूज़, इट वाज रिलेटेड टू विच प्लेनेट? तो आंसर होगा मार्स। तो ये होगा मार्स। तो मार्स की अगर बात करें तो ये है सन, और यहाँ पे आता है मरकरी, फिर आता वीनस, फिर आता अर्थ, फिर आता है मार्स। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है वह वीनस और मार्स के बिल्कुल बीच में है। और वीनस, जिसके लिए जो कि नासा ने इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया है, जो कि 2024 में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा वीनस के लिए। वीनस एक सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, ये भी आप याद रखिए। और ये आपको मैंने बता ही दिया कि अर्थक्वेक है, जैसा ही मार्स क्वेक है। नासा की बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और नासा में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सिंथिया रोसेंजवेज। वो रिसेंटली भी न्यूज़ में थे। आपको बताना है वो किस रिगार्डिंग न्यूज़ में थे, क्योंकि इन्हें एक अवार्ड दिया गया है और अवार्ड का नाम है वर्ल्ड फूड प्राइज़ किसे दिया गया है? सिंथिया रोसेंजवेज को, जो कि नासा के साइंटिस्ट है और इनके क्लाइमेट चेंज और फूड प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो रिसर्च की थी उनके रिगार्डिंग इसे ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो याद रखिए, सिंथिया रोसेंजवेज जो कि नासा के एम्प्लॉई, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है रिसेंटली। अगली न्यूज़ है, यून सुकयोल इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। यून सुकयोल इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। तो आपको याद रखना है, यून सुकयोल जो कि प्रेसिडेंट बन गए साउथ कोरिया के। और ये जिस पार्टी से थे उसका नाम है पीपल पावर पार्टी, पीपल पावर पार्टी, यही है यून सुकयोल। और साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, और यहाँ की जो करेंसी है वह है वॉन, सियोल वॉन। और साउथ कोरिया रिसेंटली एक चैम्पियनशिप, इन्होंने बैडमिंटन में एक चैम्पियनशिप जीती है जिसका नाम है WEF बैडमिंटन उबर कप किसने जीता है? साउथ कोरिया ने। और थॉमस कप किसने जीता है? इंडिया ने। और आयोजित कहाँ हुआ था? ये थाईलैंड में आयोजित हुआ था। और रिसेंटली साउथ कोरिया ने एक ग्रुप को ज्वाइन किया है जिसका नाम है नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला कौन सा एशिया का पहला देश बन गया? तो आंसर बनेगा साउथ कोरिया। तो और साउथ कोरिया की एक सिटी है गैंगवॉन, जो कि 2024 के यूथ विंटर ओलंपिक्स होस्ट करने जा रहा है। कौन सी सिटी? गैंगवॉन, जो कि कहाँ पर है? साउथ कोरिया में। कौन सा गेम? यूथ विंटर ओलंपिक्स। इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, 12th IBA इंटरनेशनल बैडमिंटन एसोसिएशन, यानी बॉक्सिंग के रिलेटेड ये इंटरनेशनल अथॉरिटी है। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप विल हेल्ड इन 2022 इन विच सिटी? तो आंसर होगा तुर्की। तो न्यूज़ है कि 12 बजे 12th एडिशन है इंटरनेशनल वुमेन बॉक्सिंग का, वह टर्की होस्ट करने जा रहा है। कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है? टर्की होस्ट करने जा रहा है। देखिए 2022 का एडिशन है वुमेन्स का।
इसमें आप एक याद करने वाली चीज़ ये है कि जो ऑड नंबर के जो ईयर्स होते हैं वहाँ पे उसमें मेंस सेक्शन के बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित होती है इंटरनेशनल, और जो ऑड ईयर्स होते हैं वहाँ पे वुमेंस का। तब 2022 ये वुमेंस इंटरनेशनल बॉक्सिंग, और 2021 में ये हुआ था मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि कहाँ हुई थी, सर्बिया में ये आयोजित हुई थी। और 2022 जो कि वुमेंस सेक्शन है ये आयोजित होगी टर्की में, और 2023 फिर से ये मेंस की होगी क्योंकि ऑड ईयर आ गया। तो ऑड ईयर में जो कि हर 2 साल होती है मेंस की, और वुमेंस की भी हर 2 साल में होती है, और ये होगी उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में आयोजित होगी 2023 की मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और 2022 की वुमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होने जा रही है, तो ये आयोजित होने जा रही है टर्की में। टर्की की बात करें तो टर्की की कैपिटल अंकारा और करेंसी है टर्किश लीरा यहाँ की करेंसी है। इतना आप याद रखिए। रिसेंटली 24 समर डेफलिम्पिक्स आयोजित हुआ समर का 24th एडिशन, और ये आयोजित हुआ था ब्राज़ील में, और टॉप किया था यूक्रेन ने। इंडिया की इसमें रैंक थी 9th मेडलिस्ट में। और रिसेंटली आर्चरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप इसे होस्ट किया था इटली ने। आर्चरी वर्ल्ड कप 2022 इटली ने इसे होस्ट किया था। अगला प्रश्न है, ममता बनर्जी हैज़ रिसीव्ड द बांग्ला अकेडमी अवार्ड फॉर द रिलेटेंस लिटरेरी परस्यूट। सिंपल याद रखिए कि बांग्ला अकेडमी अवार्ड किसे दिया गया है, तो आंसर बनेगा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी न केवल पॉलिटिशियन है, यह एक गुड स्पीकर भी है, जो कि बंगाली जो लैंग्वेज इसमें गुड स्पीकर है, राइटर है, साथ में पेंटर भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ममता बनर्जी द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स करोड़ ऑफ रुपीज़ में सेल होती है, और राइटर भी है। तो इन्हीं की एक बुक है कविता बितान के लिए बांग्ला अकेडमी अवार्ड दिया गया है ममता बनर्जी को। तो ये उनका नाम याद रखिए और बुक का नाम याद रखिए, कविता बितान। एग्जाम में क्योंकि सिंपली एग्जामिनर को पता है कि मोटी जो मेन चीज़ है वो तो हर कोई याद करके आएगा। जैसे बांग्ला अकेडमी अवार्ड किसे दिया गया, हर किसी को पता है बांग्ला अकेडमी अवार्ड ममता बनर्जी को दिया गया है। लेकिन एग्जाम फ्रेम ऐसे हो जाएगा कि रिसेंटली ममता बनर्जी हैज़ रिसीव्ड बांग्ला अकेडमी अवार्ड, टेल मी व्हाट इज़ द बुक नेम ऑफ द बुक फॉर विच द अवार्ड इज़ गिवन। तो आंसर होगा कविता बितान। और रिसेंटली वेस्ट बंगाल, ये चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, और रिसेंटली एक ट्रॉफ़ी आयोजित हुई थी जिसका नाम है संतोष ट्रॉफ़ी, जो कि फुटबॉल की एक चैम्पियनशिप है, नेशनल चैम्पियनशिप है। और इसको जीता किसने था, केरला ने, और हराया किसको, तो वेस्ट बंगाल को हरा कर केरला ने इसे जीता है, संतोष ट्रॉफ़ी को, याद रखिए। अगला प्रश्न है कि इसरो बिल्ट ट्विंस आइडेंटिकल सैटेलाइट जिसका नाम है दिशा फॉर स्टडिंग अपर एटमॉस्फेयर को रीड करने के लिए, उसके बारे में स्टडी करने के लिए, जानने के लिए एक दिशा सैटेलाइट लॉन्च की गई, जिसके 2 वर्जन लॉन्च किए गए। एक वर्जन का नाम है दिशा H और एक का नाम है दिशा L। अच्छा, इसे लॉन्च क्यों किया गया? देखिए, कोई भी बड़ा मिशन अगर लॉन्च किया जाता है उससे पहले ट्रायल्स किए जाते हैं, उसके रिलेटेड जो सेक्टर्स होते हैं उन पर टेस्ट किए जाते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। तो अब एक नासा का एक मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1, और आदित्य L1 किसके लिए किसका मिशन है? ये सन के लिए लॉन्च किया गया मिशन है, सन के बारे में जानने के लिए लॉन्च किया गया ये जो मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1। इसी के रिगार्डिंग ये अपर एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए दिशा लॉन्च किया गया है कि जो सन और पृथ्वी है इनके बीच का जो इंट्रैक्शन है उसको जानने के लिए, और उसके दोनों के बीच का जो इंट्रैक्शन है उसको जानने के लिए, अपर एटमॉस्फेयर को जानने के लिए दिशा सैटेलाइट्स लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। तो ये याद रखिए, इसरो के द्वारा लॉन्च की गई है, और 2 वर्जन है, ट्विंस है, दिशा H और दिशा L। रिसेंटली इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च की जिसका नाम है यूनिटी सेट और आज़ादी सेट। यूनिटी सेट जो बनाई गई है वो बनाई गई है 75 स्टूडेंट्स के द्वारा, जो कि पूरे इंडिया से आते हैं 75 स्टूडेंट्स, और इसे लॉन्च किया जाएगा इसी साल 2022 में। इंडिया का एक मिशन है गगनयान, जो कि 2023 में इसे लॉन्च किया जाएगा, जो कि ह्यूमन मिशन है, पहला इंडिया का या नासा का पहला ह्यूमन मिशन है, जो कि 2023 में इसे लॉन्च किया जाएगा गगनयान। और इसी की भी टेस्टिंग की गई थी, और इसी के लिए टेस्टिंग के लिए एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर लॉन्च किया गया था जिसका नाम है HS-200। ये रॉकेट लॉन्च किया गया था, और इसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि
जो कि आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन स्पेस सेंटर। और यहीं से HS-200 जो कि गगनयान के टेस्ट के लिए ये लॉन्च किया गया था रॉकेट। और इतना आप याद रखिए। इसरो की बात करें तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके चेयरमैन का नाम है एस सोमनाथ। अगला प्रश्न, द रॉक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइट डायमंड। दुनिया का सबसे बड़ा वाइट डायमंड जिसका नाम है द रॉक, और इसको रिसेंटली ऑक्शन किया गया और जिस प्राइस के लिए किया गया उस प्राइस का नंबर है $18.8 मिलियन। $18.8 मिलियन के लिए द रॉक जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वाइट, ये देख सकते हैं, सबसे बड़ा वाइट डायमंड है और इसे ऑक्शन कर दिया गया है। इसे साउथ अफ्रीका में खोजा गया था, साउथ अफ्रीका में ये मिला था और इसे बाद में फिर एक मैन जो कि अननोन है उसे सेल कर दिया गया था और अभी इसे इसके द्वारा ऑक्शन कर दिया गया है। तो याद रखिए। अगला प्रश्न, एक्सपीरियंस्ड स्टूडियो ऑन ड्रोन्स इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जिसे हेड किया जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, और इन्होंने एक्सपीरियंस स्टूडियो ड्रोन्स को लॉन्च किया। इन्होंने तो लॉन्च किया, लेकिन ये इनिशिएटिव है किसका? ये इनिशिएटिव है नीति आयोग का। नीति आयोग ने इस इनिशिएटिव को लेकर आए ताकि ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है, इस ड्रोन टेक्नोलॉजी में ड्रोन टेक्नोलॉजी की हर किसी के लिए कॉमन बनाया जा सके। हर किसी के लिए कॉमन, जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, जैसे ड्रोन्स की एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो इस चीज़ का जो भी प्राइवेट प्लेयर्स है, जो पब्लिक प्लेयर्स है, इन सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसी पर्पज़ के लिए ये लॉन्च किया गया है। साथ में इनकी जो कॉमन टेक्नोलॉजीज है उनका भी सबको पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई डेवलप करना चाहे तो इंडिजिनियसली आत्मनिर्भरता भारत को बढ़ावा मिल सके। ये पर्पज़ है नीति आयोग का एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स को लॉन्च करने का, लेकिन इसे इनिशिएटिव को लाने का, लेकिन इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। तो इतना आप याद रखिए। दिस विल फोस्टर द इनोवेशन, दिस आल्सो अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजीज इन ड्रोन्स, सो मैनी बेनिफिट्स आर इन दिस एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स, सो रिमेंबर। और रिसेंटली अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, जिसे हेड किया जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है मध्य प्रदेश। और रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक अवार्ड प्रेजेंट किया था जिसका नाम है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। और ये अवार्ड किसको दिया गया है? बीना मोदी को। बीना मोदी को कौन सा अवार्ड दिया गया है? वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, जिसे अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। और एक रिसेंटली एक सिस्टम न्यूज़ में था, नेविगेशन सिस्टम जिसका नाम है गगन नेविगेशन सिस्टम को अप्लाई करने वाला पहली एयरलाइंस कौन सी हो गई? तो इंडिगो वह पहली एयरलाइंस हो गई है जिसने इंडिजीनियसली नेविगेशन सिस्टम को अप्लाई किया है। और गगन की फुल फॉर्म होती है, इंपॉर्टेंट बनती है, GPS एडेड जियो एग्यूमेंटेड नेविगेशन। तो ये याद रखिए, GPS एडेड जियो एग्यूमेंटेड नेविगेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये था आज का सेशन 23 मई। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में 24 मई के में। तब तक के लिए गुड बाय।